गुड मॉर्निंग। आज हम जीव विज्ञान के बारे में सामान्य परिचय देखेंगे। जीव विज्ञान बेसिक नॉलेज तो आप सबको होगा ही है ना। बायोलॉजी, देखो, विज्ञान मतलब कि हमारे पर्यावरण में उपस्थित जितने भी घटक है ना, उनका एक सुव्यवस्थित और सुसंगठित रूप से ज्ञान किया जाता है। उसी प्रकार जीव विज्ञान नाम से ही स्पष्ट है कि जीवों इसमें जीवों का अध्ययन किया जाता है और एक निश्चित श्रृंखलाबद्ध अध्ययन किया जाता है। ये जो बायोलॉजी शब्द है, ये सर्वप्रथम दो वैज्ञानिकों ने दिया था। नाम तो दो वैज्ञानिकों ने दिया था और इसके जो जनक है ना, वो है अरस्तु। कौन है? मतलब जनक, पिता, जो भी हम बोलते हैं ना, कौन है? अरस्तु। और इसका जो नामकरण है ना, जीव विज्ञान, वो लेमार्क और ट्रे वीरेनस, दो वैज्ञानिकों ने दिया था। मतलब जीव विज्ञान, बायोलॉजी, जीवों का अध्ययन किया जाता है इसके अंदर। और इसका जो ना नामकरण है, वो लेमार्क और ट्रे वीरेनस, दो वैज्ञानिकों ने दिया था। और इसके जो जनक है, मतलब इस पे सर्वाधिक स्टडी वगैरह जो सब है ना, वो अरस्तु ने की थी, इसलिए इसको अरस्तु को फादर ऑफ बायोलॉजी कहा जाता है। अब देखो, ये जो जीव विज्ञान है, इसको फिर आगे दो भागों में बांटा जाता है। जीव विज्ञान एकदम से बेसिक से आपको बताया जा रहा है। जहां पर भी नहीं समझ में आए वहां पे कमेंट करके पूछ लेना। जीव विज्ञान, इसमें एक तो है वनस्पति विज्ञान, वनस्पति विज्ञान। और दूसरा इसके अंदर आता है प्राणी या जंतु विज्ञान। देखो, नाम से ही स्पष्ट हो रहा है, प्राणी जंतु विज्ञान और ये वनस्पति विज्ञान। इसको इंग्लिश में बोटनी बोला जाता है ना। एकदम जीरो लेवल से आपको स्टार्ट कराई जा रही है, आप देख सकते हो। और इसको जूलॉजी, बोटनी, वनस्पति विज्ञान, इसके अंदर है ना वनस्पति मतलब पेड़ पौधों, इनका विस्तृत रूप से अध्ययन किया जाता है। और प्राणी विज्ञान है ना, इसमें ना जीव जंतुओं का अध्ययन किया जाता है। जो बोटनी है, वनस्पति के बारे में विस्तृत अध्ययन थियोफ्रेस्टस ने किया था। किसने किया था? दूसरे कलर से लिख देती हूँ। थियोफ्रेस्टस, यानी कि फादर ऑफ बोटनी कौन है? थियोफ्रेस्टस है। ये क्या है? वनस्पति विज्ञान के जनक है। और जंतु विज्ञान के जनक कौन है? जो बायोलॉजी के जनक थे, वही जंतु विज्ञान के जनक है, अरस्तु, फादर ऑफ जूलॉजी। दो तीन बार बोलोगे तो ये याद हो जाएगा। इनकी बुक थी, मतलब इन्होंने बोटनी के बारे में जो विस्तृत वनस्पतियों के बारे में जो ना लिखा था, वो ना हिस्टोरिया प्लांटेरम, प्लांटेरम बुक में लिखा था। यानी कि वनस्पति विज्ञान, इसके जनक कौन है? थियोफ्रेस्टस। और थियोफ्रेस्टस ने इस वनस्पति विज्ञान के बारे में हिस्टोरिया प्लांटेरम बुक में लिखा था। उसी प्रकार इनकी भी बुक है, इनकी बुक का नाम भी सेम ही है। देखो, हिस्टोरिया इसमें प्लांटों का, प्लांट का अध्ययन है, तो ये प्लांटेरम है। और इसमें जंतुओं का अध्ययन है, तो ये हिस्टोरिया एनिमेलिया।
हो गया ना। मतलब ये हिस्टोरिया प्लांटेरम है और ये हिस्टोरिया एनिमेलिया है। एनिमेलिया देखो एनिमल किंगडम होता है ना, मतलब जीव विज्ञान के अंदर 5 किंगडम होते हैं, प्लांट, एनिमेलिया। तो प्लांट से प्लांटेरम और एनिमल से एनिमेलिया। अब देखो ये तो हो गया इसका बेसिक नॉलेज भाई, जीव विज्ञान क्या है। जीव विज्ञान में जीवों का अध्ययन किया जाता है। फिर इसके दो भाग है, वनस्पति विज्ञान और प्राणी विज्ञान। अब हम आज हमारा जो मेन टॉपिक है ना सेल, उसके बारे में पढ़ेंगे। सेल मतलब कोशिका। देखो कोशिका एक ऐसा चैप्टर है जो लगभग सभी एग्जाम्स के अंदर आता है, चाहे रीट हो, L1 L2 और दिल्ली पुलिस, राजस्थान के लगभग एग्जाम में जहाँ पे सामान्य विज्ञान है ना, तो वहाँ पे जीव ये कोशिका चैप्टर सब में है। तो कोशिका सामान्य सी बात है कि कोशिका है क्या, थोड़ा बहुत तो सबको ही पता होगा कि जिस प्रकार एक मकान के निर्माण में एक सबसे छोटी इकाई ईंट है, उसी प्रकार से हमारे शरीर है, ये इतना बड़ा शरीर है जो हमारा जो भी है बॉडी है, मान लो कुछ भी, तो उसके अंदर मूलतः एक छोटी ना छोटी संरचना हर चीज के अंदर होती है। जैसे ये मकान बना हुआ है तो ये भी इसकी एक छोटी से छोटी इकाई तो कोई ना कोई तो होगी ना। उसी प्रकार से ये जो हमारी बॉडी है, ये जो हमारा शरीर है, इसकी भी छोटी सबसे छोटी इकाई है ना, वो क्या है, सेल ही है, यानी कि कोशिका ही है। हमारे शरीर का पूरा संरचनात्मक निर्माण और इसका जो क्रियात्मक यानी कि इसकी जो मेन फंक्शनल इकाई है ना, वो क्या है, सेल ही है। तो कोशिका क्या है, संरचनात्मक व क्रियात्मक इकाई है। देखो संरचना, नाम से स्पष्ट हो रहा है, संरचना मतलब है ना जो स्ट्रक्चर बना रही है बॉडी, बॉडी की जो पूरी स्ट्रक्चर बना रही है वो तो हो गया संरचनात्मक। और क्रियात्मक फंक्शनल मतलब काम करना, जैसे हम खाना खा रहे हैं तो उससे डायरेक्ट तो हमें एनर्जी मिलने से रही, उसको जो ऑक्सीकरण है वो हमारे श्वसन के द्वारा जो ऑक्सीजन ग्रहण करते हैं उससे ही होता है। तो ऑक्सीजन के द्वारा ग्रहण, ऑक्सीजन से ऑक्सीकरण होता है उस खाने का। फिर वह जो खाना है ऑक्सीकृत होने के बाद पश्चात वो ग्लूकोज में टूटता है, फिर उसका ना एटीपी के रूप में जो अंततः जो एक मतलब ऊर्जा की जो हमें ऊर्जा जरूरत होती है वो एटीपी से मिलती है। तो वो एटीपी का जो निर्माण का काम है ना, वो इस कोशिका के अंदर होता है ना। यानी कि इसको क्रियात्मक इकाई क्यों कहा जाता है, क्योंकि एटीपी निर्माण, एटीपी जो कि एक ऊर्जा है, उसी से तो हम सारा काम करते हैं। सीधा खाना खाना खाने से थोड़ी ना होती है, उसकी आगे जो प्रोसेस होती है उसी से एटीपी बनती है, और ये एटीपी बनने का काम है वो कोशिका के अंदर होता है। तो ये कोशिका के अंदर जो काम होता है ना, हाँ तो ये कोशिका के अंदर जो काम होता है ना, एटीपी निर्माण यानी कि क्रिया फंक्शन का काम है वो ये सेल ही करती है, इसलिए इसको क्रियात्मक इकाई भी कहते हैं। अब देखो हम इसके बारे में इसकी हिस्ट्री देख लेते हैं कि कोशिका की खोज किसी ने तो की होगी, ऐसे पता थोड़ी ना चल गया कि ये कोशिका है। तो इसके बारे में सबसे पहले है ना रॉबर्ट हुक, रॉबर्ट हुक वैज्ञानिक था, तो कुछ ना कुछ तो किया ही होगा, काम करता ही रहता है। तो उसने ना कि जो सरल सूक्ष्मदर्शी होती है ना प्रकाश, सरल प्रकाश सूक्ष्मदर्शी से इसने ना ऐसे कोर्क जो कि लकड़ी की छाल थी, लकड़ी छाल का एक मतलब पेड़ की छाल का ना टुकड़ा था, उसके अंदर है ना इसने सरल प्रकाश सूक्ष्मदर्शी से है ना प्रकाश सूक्ष्मदर्शी, प्रकाश सूक्ष्मदर्शी से देखा इसने। तो इसके अंदर है ना इसको क्या है ना कि छोटे छोटे कोष्टक दिखाई दिए, ऐसे ऐसे कोष्टक दिखाई दिए।
तो इसने सोचा कि ये क्या है, मतलब ये कॉर्क है, देखो कॉर्क लकड़ी की छाल मतलब पेड़ की छाल है, तो जाहिर सी बात है कि पेड़ की जो बाहरी परत होती है ना वो मर्त होती है, मतलब मर्त है। तो ये क्या है, मर्त कोशिका की खोज की थी इसने। ये कब की थी इसने, 1665 में। कब की थी, 1665 के अंदर रॉबर्ट हुक ने मतलब लकड़ी की जो पेड़ की छाल है उसमें इसने खोज की थी। इसको मधुमक्खी के छत्ते के समान संरचना दिखाई दी थी और इसको इसने नाम दे दिया सेलुला, सेलुला। और फिर इसी सेलुला से चल के आगे क्या नाम पड़ गया, सेल। इतना समझ में आया कि रॉबर्ट हुक कोशिका क्या है, हमारे शरीर की संरचनात्मक इकाई है और क्रियात्मक इकाई भी है। रचनात्मक क्रियात्मक इकाई है, तो इसके बारे में ना सबसे पहले किसी ने अध्ययन तो किया ही होगा, तो रॉबर्ट हुक थे। सन 1665 की बात है जब ये अपना अध्ययन कर रहे थे ऐसे छानबीन, तो प्रकाश सूक्ष्मदर्शी की सहायता से इन्होंने एक लकड़ी के टुकड़े को ना मतलब जूम करके देखा होगा, तो उसमें ना मधुमक्खी के छत्ते के समान है ना सूक्ष्म संरचनाएं दिखी थी कोष्टक के रूप में। तो इन्होंने अपनी भाषा के अंदर इसको सेलुला नाम दिया ना, सेल से ही बना है सेलुला, मतलब सेलुला स्टार्टिंग में वर्ड था, उससे फिर आगे चलकर सेल नाम पड़ गया। तो ये क्या हो गया, मृत कोशिका की खोज है ना, मृत कोशिका। सीधा है ना कि कोशिका की खोज किसने की, तो रॉबर्ट हुक करना है। लेकिन जब है ना मतलब आगे और भी है ना इसमें जीवित कोशिका की खोज भी की थी, तो उसके आधार पर पूछा जाए ना कि मृत कोशिका की खोज, तब तो रॉबर्ट हुक करना है। मैं लिख देती हूँ यहाँ पे कि मृत कोशिका की खोज है वो रॉबर्ट हुक ने कब की, 1665 में, 1665 ईस्वी में की थी। और इसको क्या नाम दिया, कोशिका को सेल्यूला, सेल्यूला नाम दिया। इसी से आगे चलकर क्या नाम पड़ा, सेल, यानी कि कोशिका, कोशिका नाम पड़ा। और जो ना देखो सेल, सेलुला से सेल बना है, और इसका जो स्टडी है ना कोशिका का अध्ययन, सेल की जो स्टडी है ना उसको क्या बोलते हैं, साइटोलॉजी, नाम से ही बना है। जिस भी वर्ड के लास्ट में लॉजी आए ना मतलब उसका अध्ययन किया जा रहा है, जैसे कि बायोलॉजी है, तो ये क्या है, साइटोलॉजी। और इस साइटोलॉजी के जनक कौन है, फादर ऑफ साइटोलॉजी कौन है, तो वो है रॉबर्ट हुक। भाई जिसने सबसे पहले खोज की है तो उसी को श्रेय जाता है ना उसके जनक का। तो फादर ऑफ साइटोलॉजी कौन है, रॉबर्ट हुक। कितना समझ में आया कि कोशिका की खोज सबसे पहले किसने की थी, रॉबर्ट हुक ने सन 1665 में एक सरल सूक्ष्मदर्शी से की थी। और इन्होंने संरचना पाई कि मधुमक्खी के छत्ते के समान कोष्ठक दिखाई दे रहे हैं, तो उन्होंने उस कोष्ठक को ना सेलुला नाम दिया था। और फिर इसी सेलुला से सेल वर्ड पर पड़ गया। और फिर इस सेल को हिंदी में कोशिका तो बोलते ही है, सेल की स्टडी क्या बोलते हैं, सेल की स्टडी को क्या कहते हैं, साइटोलॉजी। देखो सेल से पढ़ा है, ये सेम सेम ही वर्ड है, नाम याद रह जाएंगे ना, सेल, साइटोलॉजी। और इस साइटोलॉजी के जो जनक कौन है, खोज इन्होंने की है, तो इसका श्रेय भी रॉबर्ट हुक को ही जाता है। ये तो हो गई मर्त कोशिका की खोज, याद रखना ये मर्त है। आगे है जीवित कोशिका की खोज, जीवित सेल है ना। देखो ये तो मर्त थी, लेकिन जब एंटोनी वॉन ल्यूवेनहोक, ये वैज्ञानिक है, इन्होंने ना बारिश के पानी में सबसे पहले इसकी खोज की थी। बारिश के पानी में फिर जो हमारे दांत का इनेमल होता है ना, यानी कि हमारे शरीर का सबसे कठोरतम भाग इनेमल ही है, तो उसके अंदर भी इन्होंने मतलब इस जीवित कोशिका की खोज की थी। वैज्ञानिक का नाम क्या है, एंटोनी
वोन ल्यूवेन होक। एक वर्ड याद रख लेना ज्यादातर, या तो आगे वाला या पीछे वाला, लेकिन पूरा ही सही रहेगा। एंटोनी वोन ल्यूवेन होक। मृत कोशिका के ठीक 9 साल बाद में इन्होंने जीवित कोशिका की खोज की थी 1674 ईस्वी में। जीवित कोशिका की खोज की थी। इतना नहीं पूछेगा कि किसमें की थी, इतना याद रख लेना कि जीवित कोशिका की खोज एंटोनी वोन ल्यूवेन होक ने की थी। अब देखो, ये सेल तो हो ही गई है ना, कोशिका बेसिक नॉलेज है ना इसकी, इसकी खोज किसने की थी। अब देखो, कोशिका तो है, ये हमारी बॉडी की क्या है, संरचनात्मक और फंक्शनल इकाई, क्रियात्मक संरचनात्मक इकाई है। कोशिकाएं मिलकर ही आगे क्या बनाती है, टिश्यू। क्या बनाती है, टिश्यू। टिश्यू चलकर आगे क्या बनाते हैं, ऑर्गन, सॉरी सिस्टम बनाते हैं। हिंदी में भी लिख देती हूँ यहाँ पे। कोशिका, कोशिकाएं जो कि सेम वर्क करती है, वो मिलकर क्या बनाती है, उत्तक। उत्तक मिलकर क्या बनाते हैं, अंग। क्या बनाते हैं, अंग। अंग मिलकर क्या बनाते हैं, तंत्र। और तंत्र मिलकर, यानी कि सभी जो सिस्टम है वो मिलकर हमारा क्या बनाते हैं, शरीर। यानी कि सेल, कोशिकाएं मिलकर जो सेम फंक्शन करती है सेल, वो आगे चलकर टिश्यू बनाती है, टिश्यू चलकर ऑर्गन, और ऑर्गन से सिस्टम, और सिस्टम से फिर शरीर। तो अब आप पूछोगे कि कोशिका कैसे बनाती है उत्तक, मतलब कि कोशिका देखो, जैसे कि ईंट है, ईंटों से मिलकर एक दीवार बन गई, फिर दीवार से एक कमरा बनता है ना, तो उसी प्रकार हमारे शरीर का निर्माण हुआ है। तो ये जो कोशिकाएं सेम सेम काम करती है, जैसे कि हमारे आमा से मतलब पाचन तंत्र है, तो उसमें जितने भी फंक्शन है ना अलग अलग, उसमें क्या है कि पहले उत्तकित होते हैं, जैसे सेवन उत्तक, उसमें ब्लड आता है। तो उत्तक है ये अलग अलग है ना, मतलब उत्तक भी फिर अलग अलग है। तो उत्तक मिलकर क्या बनाएंगे, अंग बनाएंगे, एक पूरा अंग ही बना देते हैं ना। तो ये अंग मिलकर, जैसे कि आमाशय हो गया, छोटी आंत, बड़ी आंत, ये मिलकर क्या है, एक तंत्र बना रही है, वो है पाचक तंत्र हो गया। पाचक तंत्र मिलकर, और फिर तंत्र भी अलग अलग, जैसे कि पाचन तंत्र अलग है एक, श्वसन तंत्र एक पूरा ही अलग है, हमारे नाक का जो तंत्र है वो एक अलग ही है, आंखों का, ये सब सारे सिस्टम अलग अलग है। ये सब मिलकर ही तो हमारे शरीर का निर्माण करते हैं ना। तो इस प्रकार एक पूरे इस शरीर का निर्माण है ना, छोटी सी छोटी एक ये संरचनात्मक इकाई क्या हो गई, कोशिका। और कोशिका के बारे में हमने इसकी हिस्ट्री देख ली है। अब देखो, इसके बारे में थ्योरी भी दी थी फिर अलग अलग वैज्ञानिकों ने। अब सब एक जैसे मत तो दे नहीं सकते है ना। तो पहले ना इसके बारे में स्लाइडेन और स्वान, दो वैज्ञानिक थे, जूलॉजिस्ट थे एक तो, और एक बोटनोलॉजिस्ट थे ना, मतलब एक तो वनस्पति वैज्ञानिक थे और एक वो जंतु वैज्ञानिक थे। दोनों ने मिलकर, मतलब दोनों का क्राइटेरिया फिर सेम ही होता है कि हाँ, एक मतलब पूरे शरीर की एक संरचनात्मक इकाई क्या है, कोशिका ही है। लेकिन आगे चलकर है ना फिर और भी वैज्ञानिक हुए हैं, अपने अलग अलग मत दिए हैं। उन मतों के अनुसार इन्होंने अपने सिद्धांत दिए थे। तो फिर अब के बारे में हम सिद्धांत के बारे में देख लेते हैं, कोशिका सिद्धांत। कोशिका सिद्धांत, सेल थ्योरी, अलग अलग वैज्ञानिकों ने अलग अलग दी थी, लेकिन ज्यादातर मान्य है ना वो एक तो इसकी स्वान और स्लाइडेन की है, और एक रुडोल्फ हिर्चोव, इन दो का ही आता है। तो सेल, सेल थ्योरी, स्लाइडेन, स्लाइडेन एंड
स्वान, ये दो वैज्ञानिक थे। देखो ये तो जूलॉजिस्ट है, स्वान यानी हिंदी में आप स्वान कुत्ते को बोलते हैं ना, वैसे याद रख लो कि जूलॉजिस्ट, जू यानी इसमें जीव जंतुओं का अध्ययन किया जाता है, और स्वान से ऐसे नाम याद रह जाएगा, इतना तो नहीं पूछेगा। लेकिन ये तो बोटनोलॉजिस्ट थे और ये जूलॉजिस्ट थे। इन्होंने 1838 और 1839 के अंदर सेल थ्योरी प्रेजेंट की थी। उसके अंदर इन्होंने बताया था कि जो को देखो शरीर की संरचनात्मक इकाई है ना, वो सेल ही है। फिर इनका समर्थक किसने किया था? रुडोल्फ विर्चोव ने। रुडोल्फ विर्चोव, विर्चोव, रुडोल्फ विर्चोव। स्लाइडेन और स्वान ने पहले बता दिया कि ये मतलब ये शेल थ्योरी है, नॉर्मल सी बात बताई थी इन्होंने। लेकिन इन्हीं का समर्थन करते हुए दो चार लाइन और ऐड कर दी इन्होंने कि ये ना हमारे मतलब इसके अंदर ही है ना हमारा जो आनुवांशिक पदार्थ होता है ना, जैसे कि हमारे गुण है वो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाते हैं, तो उसका ना उस पदार्थ को क्या कहते हैं? आनुवांशिक पदार्थ। आनुवांशिक मतलब एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में लगातार वो पीढ़ी दर पीढ़ी ट्रांसफर हो रहे हैं, तो वो भी है ना इस सेल के अंदर ही प्रेजेंट होता है। और इस सेल के अंदर प्रेजेंट हो रहे हैं, तो इन्होंने क्या कहा कि इस सेल के अंदर ही है ना, इस थ्योरी के अंदर इसको शामिल कर दिया था। कि रुडोल्फ विर्चोव ने चार पांच बातें और ऐड कर दी, और इसी का समर्थन करते हुए इन्होंने एक अपनी लैंग्वेज में ओमनीज ओमनीज सेलुला ई सेलुला, ये ना पूछते हैं सीधा ऐसे कि ओमनी सेलुला ई सेलुला किसने दिया था? ओमनी सेलुला यानी कि पुरानी पूर्ववर्ती कोशिकाओं से नवीन कोशिकाओं का निर्माण होता है। ऐसे तो है नहीं कि सीधे अचानक एक कोशिका से दो बन गया, कोई कोशिका ही नहीं है। पहले वहां पे एक कोशिका प्रेजेंट होना जरूरी है, अन्यथा उसके बिना आगे कोशिकाओं का निर्माण नहीं हो सकता है। देखो हमारे शरीर का भी तो निर्माण ऐसे ही हुआ है कि ये मेल गेमेट था, ये फीमेल गेमेट है, दोनों के संयन से एक सेल बनी, जाइगोट सेल, जाइगोट ही बनी थी। तो इस जाइगोट का निर्माण पहले कोशिकाओं से ही तो हुआ था, चाहे वो अर्धसूत्री था उसमें, वो तो चलो आगे आगे पढ़ेंगे। लेकिन स्टार्टिंग में एक सेल होना बहुत जरूरी है, और उसी कोशिका से चलकर आगे फिर है ना फ्यूजन क्या इसमें विभाजन होता है, तो एक कोशिका से आगे चलकर दो बनती है, दो से चार, मतलब आगे डिवाइड होता रहता है। इसलिए पहले एक कोशिका प्रेजेंट होना बहुत जरूरी है। इसीलिए इन्होंने ये सिद्धांत दिया था ओमनी सेलुला ई सेलुला, यानी कि पूर्ववर्ती कोशिकाओं से ही नवीन कोशिकाओं का निर्माण होता है। चलो शेल थ्योरी तो समझ में आ गई है ना। ये पहले तो एक 1838 और 39 में दो वैज्ञानिकों के नाम याद रखना है, और फिर इनका समर्थक किसने किया था? रुडोल्फ विर्चोव ने। और उन्होंने जो नाम दिया था ना ओमनी सेलुला ई सेलुला, वो खास तौर से याद रखना है। अब हम देख लेते हैं कि सबसे बड़ी और सबसे छोटी कोशिकाएं, थोड़े फैक्ट देख लेते हैं। तो सबसे बड़ी कोशिका है ना, वो है शुतुरमुर्ग का अंडा। समथिंग 1.5 kg के लगभग होता है उसका वेट। अब देख लो एक कोशिका इतनी बड़ी है, यानी कि सबसे बड़ी कोशिका वही है, शुतुर शुतुरमुर्ग का अंडा है ना, ये सबसे बड़ी कोशिका है। इसका वेट आप देख ही सकते हो, इतना है। तो एक कोशिका देखो। और सबसे छोटी कोशिका, सबसे छोटी कोशिका, सबसे छोटी कोशिका कौन सी है? माइकोप्लाज्मा, जिसका माइक्रोमीटर के अंदर देख लो, मतलब इतनी छोटी होती है कि वो ना दिखाई भी नहीं देती। दिखाई तो ऐसे भी नहीं देती है, बैक्टीरिया वगैरह तो वैसे भी नहीं दिखाई देते, सरल सूक्ष्मदर्शी से इनसे देखना होता है। माइकोप्लाज्मा, इसका एक बार यही नाम याद रख लो, PPLO। पूरा नाम तो वैसे नहीं आएगा, आप भी जाइए तो ना PPLO, प्लूरो न्यूमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म बोलते हैं इसको, आप PPLO शॉर्ट में याद रख लो। और ये तीसरा है सबसे लंबी कोशिका, सबसे लंबी
कोशिका वो होती है हमारे शरीर के अंदर। कौन सी होती है बताओ? हमारे शरीर के अंदर जो एक बार बन जाती है फिर नहीं बनती है, और वो नष्ट हो जाए ना तो फिर काम तमाम है। तंत्रिका, तंत्रिका कोशिका, ये हमारे शरीर की सबसे बड़ी कोशिका है, और वैसे भी सबसे बड़ी कोशिका यही है। अब हमारे शरीर में देख लेते हैं कि सबसे है ना वो बड़ी कोशिका कौन सी है। ये तो लंबी है मानव शरीर में। मानव शरीर में बड़ी और छोटी, मानव शरीर में बड़ी और छोटी देखा जाए ना तो बड़ी तो है अंडाणु, अंडाणु, और छोटा है शुक्राणु। ये तो फीमेल गेमिट हो ही गया, और ये मेल गेमिट है ना। ये तो देखो समझने की कोई बात नहीं है, सीधा सा फैक्ट है। याद ही रखना पड़ेगा कि शुतुरमुर्ग का अंडा है वो सबसे बड़ी कोशिका है, सबसे छोटी माइकोप्लाज्मा जिसको पीपीएलओ भी बोला जाता है। प्लूरो न्यूमोनिया, देखो प्लूरो न्यूमोनिया, न्यूमोनिया का जो नाम है ना वो पी से स्टार्ट होता है, इसमें पी साइलेंट रहता है, इसलिए प्लूरो न्यूमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म इसको बोलते हैं। और सबसे लंबी तंत्रिका कोशिका हो ही गया, और मानव शरीर में सबसे बड़ी और छोटी अंडाणु और शुक्राणु है। और अब जंतुओं सॉरी वनस्पति के अंदर देखा जाए तो इसमें बड़ी और छोटी, तो इसमें एसिटाबुलेरिया नाम है ना। और इसका माइक्रोसिस